करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने का आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले आपने कभी भी ये तरीका यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये हमारा जो है तकरीबन ख़ानदानी तरीका है। मेरी अम्मी, मेरी खाला, मेरी सारे रिश्तेदार इसी तरीके से ही जो है बनाते हैं करेले, क्योंकि करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करना ही सबसे मुश्किल तरीन काम है और इसी में ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। वैसे करेलों को पकाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करेलों को धोना बहुत मुश्किल काम है। पुराना तरीका जो है वो सारे अब छोड़ दें और मेरे बताए हुए नए तरीके से बनाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ करेले धोने का एक नया यूनिक तरीका शेयर करने लगी हूँ और यूनिक तरीका ये है कि करेले लेने हैं। मैंने रात को करेले मंगवा लिए थे और रात को मैंने उन्हें काटा, उनके बीच में से बीज निकाले। बाहर से उनको कुछ भी नहीं कहना करेलों को। बाहर से उनके जो छिलका होता है ना, अक्सर लोग बाहर से उसके छिलके को भी ऊपर से खुरच देते हैं, तो उसको नहीं खुरचना, सिर्फ बीच में से बीज निकालने हैं। 2 टक लगा के मैंने उनको बीच में रख दिया है। अगर आप बंद करेले पकाना चाहते हैं तो आप बंद करेलों की कटिंग करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो आपको आती होगी। नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। आपने ऐसा करना है कि 2 कट लगा के और आपने करेलों को शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख देना है। रात को ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रख देना है, सारी रात फ्रीज़र में पड़े रहे। सुबह उठ के ये देखिए मैंने बाहर निकाले और करेलों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। अब इन करेलों को मैंने इस बास्केट में डाल दिया है। टोकरी में डाल के मैं किचन में एक साइड पे रख दूँगी और अपना बाकी का सारा काम करती रहूँगी। ये काम मैंने रात के वक्त करेलों को सिर्फ काट के बीज निकाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ किया। सुबह उठ के निकाल के मैंने उन्हें काउंटर पे रख दिया और बाकी की मैंने काम कर ली। काम करने के बाद करेले मेरे इस तरह नरम हो गए, ये बिल्कुल यूँ। इनकी जब बर्फ़ पिघल गई तो ये नरम हो गए और इनको दबाने पर से भी इनमें से पानी निकलने लगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे इनकी कर लेनी है कटिंग। इनकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इनको सिर्फ मैंने 1 टीस्पून नमक का लगा के और उसी टाइम मैंने इनको दबा दिया। और दबाने से आप देखिएगा कि इसमें से कितना ज़्यादा पानी, कितना ज़्यादा कड़वाहट इसमें से बाहर निकलती है। तो ये है जी अनोखा तरीका करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने का, जो कि बहुत ही, और बाकी आप इसे जिस तरीके से मर्ज़ी है पका लें, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और सबसे जल्दी तैयार हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। बच्चियां भी ये तरीका आसानी से फॉलो कर सकती हैं, बना सकती हैं। क्योंकि पहले जब मैं करेले पकाती थी तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि आप इन्हें काटें, इन्हें नमक लगाएं, इन्हें धूप पे रख दें, 2 घंटे ये धूप पे पड़े रहेंगे। उसके बाद इन्हें हाथों से अच्छे तरीके से मसल लें, फिर इन्हें कपड़े में डाल के इन्हें निचोड़ें, उसके बाद इनको धो लें, फिर इनको निचोड़ें, फिर फ्राई करें। तो मेरे लिए तो ये करेले इस तरीके से पकाना एक अज़ाब ही हो जाता था। लेकिन अभी जब से मैंने इस तरीके से पकाए तब से मुझे करेले पकाना आसान लगने लग पड़ा है। क्योंकि आज कल शाम को मेरे ये हस्बैंड लेके आए थे करेले और मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप इसकी कटिंग करें, इसके बीज निकाल दें। बीज निकाल के शॉपर में डाल के बस रात को सिर्फ मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया। सुबह उठ के काउंटर पे रख दिया, साथ अपने बाकी काम करती रही जब तक करेले नरम नहीं पड़े। नरम पड़ने के बाद मैंने उन्हें यूँ निकाल के आपके सामने अब इसकी कटिंग किया और आपके सामने ही मैंने 1 चम्मच नमक का लगा के फ़ौरन से इसको हाथों की मदद से हल्का सा मैंने इसको मिक्स ही किया है। और ये देखिए दबाने पर कितना ज़्यादा इसमें से पानी निकल रहा है, कितनी ज़्यादा इसकी कड़वाहट निकल रही है। अच्छा, यहाँ पे ना जो करेले बाहर से भी जिनको खुरच दिया जाता है ना, अक्सर पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि बाहर से भी करेलों को खुरच देती थी। तो वो जब मैं पकाती थी ना तो वो बिल्कुल छिलके से बन जाते थे, ना वो नरम होते थे, ना उनमें कुछ जायका होता, सिर्फ नमक का ही टेस्ट आ रहा होता था। क्योंकि नमक इतना ज़्यादा बीच में लगा के और इतने ज़्यादा टाइम के लिए आप उसे धूप में रख देते हैं 2 घंटों के लिए, तो वो नमक उसके बीच में, करेलों के बीच में ना जज़्ब हो जाता था। तो वो जब भी करेले खाने लगते थे तो करेलों का टेस्ट तो इतना आता नहीं था, लेकिन नमक ज़्यादा, जितना मर्ज़ी आप प्याज में और सालन में नमक कम डालो, लेकिन करेले नमकीन ही लगते थे। तो अब जब से इस तरीके से मैंने पकाना शुरू किया है तब से जो है ना करेलों में इतना वो नमक का टेस्ट नहीं आता, बल्कि करेले का अपना ही जायका आता है, मज़े का जायका आता है। अच्छा, इसको फ्राई करने का भी तरीका होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर लोग फ्राई करते हुए ये करते हैं कि ऑयल को ज़्यादा गर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया कि एक बार मैंने इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लिया और उसके बाद जो है मैंने दोबारा से इनको थोड़ा सा यूँ हाथों में हल्का से, ये आप देख रहे हैं, इसी तरीके से मैं इनको हिला जुला के दोबारा मैं इसको एक बार फिर दबा लूँगी और इसमें जो थोड़ा सा रह गया वो भी निकल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी से 3-4 पानी के अंदर इसको धो लेना है और धोने के बाद फिर
इसको छन्नी में स्ट्रेन करने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि करेलों को फ्राई करने का सही तरीका ये भी है साथ में कि आपने ना अक्सर लोग फ्राई करते हैं ऐसे कि ऑयल बिल्कुल कड़कड़ा रहा होता है, गरम तेज़ तेल में ना करेलों को डाल देते हैं और करेले ऊपर से तो ब्राउन हो जाते हैं जल्दी, लेकिन अंदर से वो कच्चे होने की वजह से ना उनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। वो जो है अंदर से वो कड़वे ही रहते हैं। तो करेलों को फ्राई करने का भी बेस्ट तरीका ये है कि आपने जैसे ही ऑयल रखा ऊपर, बीच में आपने फ़ौरन करेले भी डाल देने हैं, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है और फिर जैसे-जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे-वैसे साथ करेले भी गर्म होंगे। और करेलों को फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम जो है ना वो नॉर्मल रखनी है, ना आपने हाई रखनी है, ना ही आपने लो रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, साथ-साथ आपने इसके चम्मच हिलाते रहना है। इसके अलावा आपने ऑयल उसमें करेलों को फ्राई करने के लिए ऑयल इतना डालना है कि आपके करेले उसमें सारे जितने करेले हैं आपने कट किए हुए हैं, चाहे किलो हैं, चाहे आधा किलो हैं, वो बीच में डिप हो जाएँ, डिप हो के फ्राई हों। यहाँ आगे मैं आपको दिखाऊँगी, आप देखिएगा कि मेरे जो मैं करेले फ्राई कर रही हूँ उनमें कितना मैंने ऑयल डाला है। और जिस ऑयल में आप करेलों को फ्राई करेंगे ना, उस ऑयल को आपने फिर निकाल के अलग से रख देना है। वो दोबारा और चीज़ें फ्राई करने के काम आ जाते हैं, लेकिन उसी ऑयल में आपने बाकी का सालन करेलों का नहीं पकाना, मतलब उसी ऑयल में आपने फिर प्याज वगैरह नहीं डालने। वो ऑयल अलग करना है, लेकिन उसकी ग्रेवी बनाने के लिए करेलों की ना अलग से आपने साफ़ नया ऑयल डालना है, ताकि जो हमने फ्राई करने के बाद जो हमारे करेलों में हल्का सा जो नमक का टेस्ट था या जो कड़वाहट थी वो जो ऑयल में गई है वो दोबारा सालन में शामिल ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने करेलों को स्ट्रेन करने के लिए रख दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने रखा, बस इतनी देर में मैंने प्याज निकाले, छीले और कटिंग की। उसके बाद मैंने ना करेलों को साथ में फ्राई करने के लिए रख देने। अच्छा, प्याज मैंने करेले जो है ना इसमें हमेशा ये चाहे आप किलो पका लें चाहे 2 किलो पका लें, ये ज़रा से हो जाते हैं। जब इनको फ्राई कर दिया जाता है ना, मसल लिया जाता है, तो ये बहुत थोड़े से रह जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कमाल तो प्याज का ही होता है। करेलों में ज़्यादा मिकदार प्याज की डाली जाती है। मैं चने की दाल वाले भी करेले पकाती हूँ, गोश्त वाले भी पकाती हूँ, बन भी पकाती हूँ इंशाल्लाह। अभी तो करेलों का सीज़न शुरू हुआ है, तो आपके साथ सारी रेसिपीज़ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करती रहूँगी। तो अभी जो है मैंने ये जो प्याज वाले करेले पकाने के लिए मैंने प्याज लिए हैं, या मैंने 5 अदद जो है ना बड़ी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनकी अब मैं यहाँ पे कटिंग इस तरह करूँगी जैसे कि आप चावल पकाने के लिए प्याज की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से काटने हैं, लेकिन ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा बारीक हों, दरमियाने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना ऑयल लिया है। ये ऑयल तकरीबन 1 पाव है। ये मैंने ऑयल ऊपर गर्म करने के लिए रखा। अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। अब मैं इसमें करेले डालूँगी, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। ठीक है जी, क्योंकि अभी दिन का वक्त था और खाना मुझे जल्दी-जल्दी पकाना था। मेरे ससुर आके बैठ चुके थे खाना खाने के लिए, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं करेले पकाने लगी हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इंतज़ार कर लूँगा। वैसे उनके लिए गोश्त का सालन पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी करेले ही खाने और साथ चटनी खानी है, तो फिर दोनों फ़रमाइशें उनकी पूरी करनी थी। इसलिए मैंने अपने ससुर से कहा कि आप पंखे के नीचे लेट जाएँ, आराम करें, तब तक आप आइसक्रीम खाएँ। मैंने उन्हें आइसक्रीम दी, वो आइसक्रीम खाने लग पड़े, खुश हो गए। तो मैंने कहा मैं अब आधे घंटे में आपको रेडी करके देती हूँ अभी करेले। क्योंकि मेरी बेटी है छोटी सी, और उसको भी कल परसों से वो भी बहुत सख्त बीमार है, उसे फ्लू हुआ है और सीने पे ऐसे अजीब सा बोझ सा उस पे बन गया है, इतनी उसे खांसी है। तो उसे मैं डॉक्टर के पास लेके गई हुई थी, वहाँ से फिर हम लोग वापस आए हैं लेट। और वापस आने के बाद फिर आगे मुझे करेले मेरे इंतज़ार में पड़े हुए थे, और ख़ुद मुझे शौक़ भी चढ़ा हुआ था कि मैंने करेले पकाने भी हैं और खाने भी हैं। यहाँ पे सॉरी, मेरा आज गला ख़राब हो रहा है। और साथ ही फिर मैंने आटा भी गूँध के एक साइड पे रख लिया। अच्छा, मैं किचन में सारे काम जल्दी-जल्दी इकट्ठे करती हूँ। यहाँ पे वीडियो भी मैंने फ़ास्ट की हुई है, लेकिन ये सारे काम भी मैं साथ-साथ कर रही थी। करेलों के लिए मैंने प्याज जो लिए थे वो 5 अदद लिए थे, और टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद। और टमाटरों की कटिंग इसी तरह आपने करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, गोल-गोल। इस तरह गोल काटने से टमाटर जो है ना बहुत जल्दी प्याज के साथ नरम पड़ जाते हैं और बिल्कुल साथ मेल्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें करेलों को मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, साथ-साथ मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं, लेकिन साथ में सब्जियों की कटिंग भी कर रही हूँ। सारे काम एक साथ इकट्ठे मैंने शुरू किए हुए हैं। जिस काम का भी नंबर आता है बस वही साथ-साथ करती चली जा रही हूँ, क्योंकि दिन के जो है ना अभी 1 बज रहे हैं और खाना खाने में काफ़ी लेट हो चुके हैं। मेरे जो ससुर हैं वो तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक खाना खा लेते हैं, और मैंने उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है कि मैं आधे घंटे में आपको रेडी करके दे देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने टमाटरों की कटिंग करके यूँ एक साइड पे रख दी है। दूसरी साइड पे ये करेले आप चेक करें फ्राई हो रहे हैं, और करेलों को बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। साथ-साथ चम्मच हिलाती जा रही हूँ, आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हुए हैं। यहाँ पे मैंने इनको अब निकाल के स्ट्रेन करके साइड पे रख देना है। ऑयल इसका मैं अलग से निकाल दूँगी। नया ऑयल डाल के उसमें मैं प्याज़ों को फ्राई करूँगी, ठीक है, और उसमें फिर मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। साथ में मैंने चटनी भी बनानी है,
तो मकसद ये है आपको बताने का कि ये अनोखा और आसान तरीका इसलिए है क्योंकि करेलों के बीच में से उसके पानी को निकालना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये इतने ज़्यादा, आधा किलो से ज़्यादा थे करेले, और आप देखें कप में कितने थोड़े से हो गए हैं। अच्छा, इनकी इस तरह छोटी छोटी कटिंग करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब ये प्याज के साथ ना अगर करेलों की कटिंग आप मोटी मोटी करके रखेंगे ना, मतलब बड़े साइज़ के करेले कटे हुए हो ना, तो मेरे बच्चे तो बीच में से करेले अलग कर देते हैं और प्याज खा जाते हैं और मसाला भी खा जाते हैं। वो सारे करेले अलग से मुझे ही खाने पड़ते हैं। तो अभी मैंने उसके लिए ये तरीका जो है ना, ये बिल्कुल बेस्ट है कि छोटे छोटे कट किए होते हैं वो प्याज के साथ बच्चे भी खा जाते हैं, बड़े भी, उन्हें पता नहीं चलता। अच्छा, ये मैं छोटा सा ना यहाँ पे लेके आई थी, रावलपिंडी से बड़ी माम पे गई हुई थी, तो वहाँ से मैं लेके आई थी सलबटा। तो ये बहुत छोटा सा था, वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा चलें इसमें चटनी पीस लेती हूँ, लेकिन ये काफ़ी छोटा था, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था इसमें, मुझे काम ज़रा जल्दी करना था, इसलिए फिर मैंने इसको बड़ी वाली जो लंगरी है ना, जो सलबटा है, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, फिर मैंने उसमें जाके इसको पीस दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एंड में अपनी ससुर भी दिखाऊंगी, थोड़ी सी उनकी वीडियो मैंने बनाई है। ससुर जो है वो मेरे साथ ही रहते हैं, 2 ससुर हैं मेरे, मतलब एक ससुर और एक ससुर के भाई भी हैं। तो दोनों को ही मैंने अपने पास रखा हुआ है, मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने अपने पास रखा हुआ है और मैं उनका काम करती हूँ। ज़िंदगी की स्टोरी तो बड़ी दुखी है, लेकिन क्या करें अब, ज़िंदगी को जीना है, गुज़ारा करना है, कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ससुर की शुरू में मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिनके साथ बनती थी वो बिल्कुल भी अपने मेरे ससुर को नहीं पूछती हैं। अब भी सारा उनका जो निज़ाम है वो मेरे साथ ही है, तो अभी भी उन्हें अभी कदर आई है, लेकिन बहुत देर से आई है। खैर, चलें, देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं। यहाँ पे अच्छा जी, प्याज जब ब्राउन हुए तो मैंने बीच में टमाटर डाल के 10 मिनट तक मैंने उसे फ्राई किया। जब टमाटर नरम हुए तो उसमें घर के नॉर्मल से मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और रेड चिली या लाल मसाला मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया और बीच में करेले डाल दिए, और उसको अब मैंने दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड पे मैंने रोटी पकानी थी। अच्छा, मेरा तवा काफ़ी पतला हो चुका था, तो इसलिए मैंने तवे के नीचे जो है ना, एक प्लेट चौड़ी सी मैंने रखी होती है, मैंने वो डाल दी है। यहाँ पे आप चेक करें करेलों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, और इतने मज़ेदार ये बने थे। अच्छा, करेले जब आपने प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मसाले डाल देना। यहाँ पे चटनी भी मैंने तैयार कर ली थी। जब मसाले तैयार हो जाएँ तो उसके बाद आपने जब करेले डालने हैं तो आपने उसमें आधा कप पानी का ज़रूर डालना है, क्योंकि करेले जो हैं फ्राई होने के बाद ज़रा सख्त हो जाते हैं ना, तो वो फिर थोड़ा सा पानी डाल के पकाएं तो वो नरम पड़ जाते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने ससुर के लिए और ससुर के भाई के लिए, सबके लिए, मतलब मैंने रोटी पकाना शुरू कर दी थी। पहले रोटी तो जो है ना वो मैंने मोटी सी अपने ससुर के लिए पकाई है, और अभी मैं आपको एंड में अपने ससुर को दिखाती हूँ। वो बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, उनको मैंने वहाँ बैठाया हुआ है। यहाँ पे करेले रेडी हो चुके हैं, चटनी रेडी हो चुकी है, और साथ में उनकी रोटी मैं पकाने लगी हूँ। तो वो ज़रा बुज़ुर्ग हैं, मुँह में दाँत नहीं है, तो उनकी रोटी मोटी पकानी होती है और तवे पे ही पकानी होती है। अच्छा, यहाँ गाँव में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, जिस मर्ज़ी है मैं हाल में हूँ, मुझे अपने ससुर की और ससुर के भाई की, दोनों की रोटियाँ तवे पे ही पकानी होती हैं हर हाल में। सुबह शाम कहीं पे भी मुझे जाना हो, मैं उनकी या पका के जाती हूँ या फिर मैं वापस आके पकाती हूँ। मेरी जेठानी भी घर में मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं करती उनका काम। हालाँकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करती। चलें, ये एक अलग मौज़ू है, मैं इसके बारे में आपसे बात बाद में करूँगी। लेकिन ये है ना कि जितने भी सास ससुर हैं, मैं तो उनसे सिर्फ़ इतना कहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए, अगर आपके 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, जितने भी बेटे हैं, आप अपनी बहुओं के साथ रवैया बराबर रखा करें, क्योंकि एक वक़्त होता है जब आपका साथ देने वाली कोई बहू भी नहीं होती। वही बहू आपके काम आती है जिसको आप सबसे ज़्यादा गलत समझ रहे होते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा बुरा समझ रहे होते हैं, और उसको बुरा और गलत समझने की वजह भी आपका बेटा ही होता है। बेटा क्यों होता है? क्योंकि बेटे ने अपने सारे हाथों की कमाई आपके हाथ में रखी होती है, और जब वो थोड़ा-सा अपने बच्चों को देना शुरू कर देता है, तो वो बहू आपको बुरी लगने लग जाती है कि ये अपने बच्चों और बीवी पे क्यों खर्च कर रहा है। तो बस यही मेन वजह होती है, और ये जो है ना तरीका, ये अपने शौहर ही की गलती होती है। अगर शौहर सही हो ना, वो मैना रवि रखे और सारे हकूक़ बीवी के भी और माँ-बाप के भी बराबर पूरे करे। अगर सिर्फ़ माँ-बाप ही करता रहेगा, तो माँ-बाप के लिए बीवी तो उसकी ज़हर ही बन जाएगी। तो इस वजह से ये जो है ना, तमाम हस्बैंड जितने भी हैं, जितने शौहर हैं, या जितनी भी माएँ हैं, सासें व माएँ, वो और जितने ससुर हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि बराबर रहें।
और यहाँ पे जी मैंने अपने ससुर के लिए प्लेट तैयार कर दी थी, उनका पानी मैं लेके जा रही हूँ। खाना मैं पहले रखा ही थी और यहाँ पे अभी मैं इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, मेरी भी परेशानियाँ हल हों और आपकी भी हल हों। अल्लाह हाफिज़।